इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स का मतलब क्या हुआ कि जो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, जो हमारा आज का जो भारतीय संविधान है, इसकी कहानी मतलब जब ये 1949 में 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था और कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया था और बाद में जाके 26 जनवरी, ठीक है, अ, ये हो गया 26 नवंबर, और 26 जनवरी 1950 को बाकी आर्टिकल्स को लागू कर दिया। मतलब कि पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ था 1950 26 जनवरी को, और अडॉप्ट हमने कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। जो हमारे प्रियम्बल में आप देखेंगे तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो नीचे लिखा हुआ है ना कि हम लोग अब 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, संविधान को। तो हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी आपको ये डेट दिखेगा, ठीक है, आप देखेंगे सबसे नीचे ये लिखा होता है। मतलब अडॉप्ट हमने किया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये हम लोग जानते हैं। तो इस संविधान को जो 1950 में ये लागू हुआ, इस संविधान को बनने में ये करीब, समझ ले आपकी, यहाँ से 200 साल पीछे जाएंगे तो वहाँ से हिस्ट्री इसका शुरू होता है। भारतीय संविधान का जो इतिहास है वह 200 साल, 1950 से अगर ले ले तो 200 साल पुराना है, ठीक है, लगभग। तो यही जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग देखते हैं 1773, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टडी करते हैं इसको। हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, ठीक, मतलब कि एक्ट वगैरह क्यों पास होना शुरू हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब 1600 में, मतलब 31 दिसंबर 1600 में चार्टर दिया गया था, ठीक है, चार्टर इशू हुआ था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर इशू किया गया। ट्रेडिंग था, ये ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि इंडिया और बाकी चाइना वगैरह ये सब में ट्रेड कर सकती है, ठीक है। तो एज ए ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे आई थी, लेकिन धीरे धीरे यह पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगी। मतलब समझ ले आप, गवर्नमेंट चलाने लगी थी इंडिया के अंदर, ठीक है। और जब 1764 और 1757, ये जब बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद ये साबित हो गया कि यहाँ पे अब इसके टक्कर का कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर बंगाल का पहला गवर्नर भी बना था, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, 1772 में बना था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसका दिमाग सबसे ज़्यादा, इसने सबसे ज़्यादा दिमाग खर्च किया था कि किस तरह से हम इंडियन जो यहाँ के राजा महाराजा वगैरह है इसको अपने अंडर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए जब 1764 की लड़ाई हो गई थी, इसके बाद जो है ये गवर्नर बना था बंगाल, और वहीं से सब कुछ कंट्रोल किया जाता था, ठीक। अब यहाँ से रूल शुरू होता है, ठीक है, एक्चुअल रूल शुरू होता है कंपनी का। लेकिन तब तक ये ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक। और जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सब करप्ट हो चुके थे, भ्रष्ट हो चुके थे। क्योंकि इंडिविजुअल लाइसेंसिंग भी किया जाता, मतलब इंडिविजुअल लाइसेंस भी जारी किया जाता था ऑफिशियल्स वगैरह को कंपनी के। तो होता क्या था कि यहाँ पे जो एक कोई ऑफिसर है, वो अपना ट्रेड किया करता था। मतलब कंपनी का तो अलग ट्रेड चल ही रहा है, वो खुद का भी ट्रेड करता था और यहाँ से खूब धन भर भर के वहाँ अपने घर इंग्लैंड वगैरह ले जाया करते थे। तो और वहाँ पे ये लोग नज़र में भी आ चुके थे कि इतना सारा धन ये लोग इंडिया से ला रहे हैं। तो ठीक है, इन लोगों का तो चल रहा था, अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, ला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये करप्शन जो है ना, इस करप्शन के कारण आज भी देखते हैं ना आपकी कोई डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा भ्रष्ट है गवर्नमेंट के अंदर कि उसको अभी तक गवर्नमेंट संभाल नहीं पाई, या फिर अभी भी वो इतना भ्रष्ट है कि उससे वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण ऑफिशियल्स का भ्रष्ट होना भी है, ठीक है, जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ। तो ये उस वक्त से चला आ रहा है। तो कंपनी को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ उनके ऑफिशियल्स का ही था, ठीक है।
तो इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कंपनी की कि इनको जाके पार्लियामेंट के सामने या यूं कह ले ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पैसे मांगने पड़े थे। ठीक है कि आप मुझे पैसे दें, क्योंकि उस वक्त तक कंपनी पूरी तरीके से चरमरा गई थी। ठीक है, इनको प्रशासन चलाने के लिए इंडिया के अंदर पैसे नहीं थे इनके पास। तब जाके पूरी तरीके से इन लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ऐसी हालत रही तो इंडिया तो हमारे हाथ से वैसे भी चला जाएगा। ठीक, क्योंकि कंपनी से टैक्स वगैरह तो आता ही होगा गवर्नमेंट को भी। तो इन्होंने कंपनी को लेके, कंपनी को एक्चुअली रेगुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्ट पास किया। ठीक है, तो जो सबसे पहला एक्ट, इसलिए सबसे पहले एक्ट को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो किसका, किसको रेगुलेट करना था, कंपनी को। ठीक है, समझ गए आप। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 का, कि ठीक है हम आपको पैसे देंगे लेकिन आपको कुछ शर्तें भी माननी होगी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्ट वाइज, हम लोग देखते हैं। ठीक, बीपीएससी वगैरह में भी अब यूपीएससी की तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकता है कि सीधा, कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए गए कि इनमें से कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया कि डायरकी कब शुरू किया गया था, किस चार्टर एक्ट से जो है इंपीरियल सिविल सर्विस, जिसको आईसीएस बोलते हैं या इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि कब जो है वाइसराय का पोस्ट लाया गया था। तो ये सब एक्ट के थ्रू ही आया था। इंडिया के बारे में या फिर कंपनी का जो रूल था इसको लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास होता था और वो एक्ट फिर लागू होता था यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें रही। पहला, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का गठन हुआ। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल का गठन हुआ और इस काउंसिल में 4 काउंसलर को नियुक्त किया गया। ठीक है, एक गवर्नर जनरल था और 4 काउंसलर हुआ करता था, मतलब टोटल जो है काउंसिल का मेंबरशिप कितना था, 5। करेक्ट। इसके बाद वारेन हास्टिंग को फोर्ट विलियम्स का गवर्नर जनरल बनाया गया। फोर्ट विलियम्स मतलब बंगाल का। तो बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, वारेन हेस्टिंग था। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बना है। ठीक है, बाद में देखेंगे वो बेंटिक कब आता है। बंगाल के ही गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था बाद में। ठीक है, तो पहले 3 प्रेसिडेंसीज थे, मद्रास, बम्बई और बंगाल। पूरे इंडिया को कंपनी ने तीनों प्रेसिडेंसी में बांट दिया था, बंगाल, मद्रास, बम्बई। ठीक है, तो हुआ क्या कि बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल था, वह समझ लीजिए आप कि इन दोनों का हेड था एक तरह से, क्योंकि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इसके अंदर ही ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल भी वर्क करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी फॉरेन अफेयर्स है या फिर किसी भी तरह का कोई क्रिटिकल, जो किसी युद्ध करना है, अगर मान लीजिए यहाँ के लोकल रूलर वगैरह से किसी भी तरह की अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई, तो इनको किससे पूछना पड़ेगा, इन दोनों के गवर्नर को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछना पड़ेगा। ठीक है, बट गवर्नर जनरल के देखिए पावर को क्या किया गया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया। इसलिए मैंने लिखा है कि इसके पंख कुतर दिए गए। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं इसका लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, ताकि सबको समझ में आए, और ये नोट्स के फॉर्मेट में लिखा गया है, इसलिए आप ये नोट्स देख रहे हैं। इसको मैंने डिफरेंट बुक्स से फैक्ट्स इकट्ठा करके लिखा है। ठीक है, क्योंकि आप कभी कभी देखेंगे किसी एक सोर्स में, आप देखेंगे कि कुछ बातें हैं लेकिन कुछ बातें नहीं है। तो आजकल अब एक ही चीज, एक ही मतलब एक ही तरह के फैक्ट्स कितनी बार रिपीट करेगी कोई भी कमीशन, है ना। कोई भी एग्जाम में एक ही फैक्ट को कितने बार पूछा जाएगा। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स भी देखेंगे जिसमें हो सकता है कि जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो, कभी उस पर नज़र ना गया हो, क्योंकि वो कहीं और लिखा है उसके बारे में। क्योंकि कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए होंगे। अब 3-4 प्रोविजंस, मेन मेन प्रोविजन लोग नोट्स बना लेते थे या फिर बुक से, जो एक कोई स्टैंडर्ड बुक होता है उसको देख के और वो कर लिया। लेकिन अभी बहुत डाइवर्स हो चुका है नेचर। आप यूपीएससी देंगे तो वो तो है ही डाइवर्स, लेकिन
कुछ भी पूछा जा रहा है अभी भी, अब ये स्टेट वाले में भी, ठीक है। खैर, तो गवर्नर जनरल का जो वीटो पावर था उसको खत्म कर दिया। तो वीटो पावर यह कहने का मतलब, मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन है, कोई प्रपोजल है, ठीक है, और 5 काउंसलर है, मतलब 4 काउंसलर और एक गवर्नर जनरल है, और ये जो है 2:3 का रेशियो है, मतलब 3 ने हाँ कहा और 2 ने ना कहा। 2 में अगर गवर्नर जनरल है, अगर वीटो पावर रहता है, तो ये वीटो यूज करके क्या होता है, रेजोल्यूशन को पास करवा लेता। इन तीनों की नहीं मानी जाती लास्ट में, लेकिन इसके पास वीटो नहीं है। अगर 3 काउंसलर ने ना कहा तो ना, रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, ठीक है। तो यही था कि वीटो को खत्म कर दिया गया था। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बम्बई और मद्रास जो अब बिना पूछे कोई फॉरेन डिसीजन या किसी युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। कंपनी के डायरेक्टर्स की जो अवधि थी वो 5 साल के लिए अब फिक्स कर दी गई थी। डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, वह अब 5 सालों के लिए नियुक्त हो सकते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 1/4 डायरेक्टर्स प्रत्येक वर्ष रिटायर होंगे और दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकते थे डायरेक्टर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ये वह सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसको आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये वो नहीं है। ये बस जो है ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था, ठीक है। इन्हीं पे मुकदमा चलाया जाता था। और बाकी यहाँ पे बंगाल, उड़ीसा और बिहार वाला जो एरिया था, इसमें जो रिसाइड करते थे ब्रिटिशर्स, उसके लिए था, ठीक है। और इसका जो प्रथम चीफ जस्टिस हुआ करते थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ये याद रखना, ये फैक्ट डायरेक्ट, ठीक है। सर एलिजा इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस था इस सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू प्रोविजन किया गया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, ठीक है। खत्म रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद करीब 11 साल के बाद, है ना, 1773 और 11 साल के बाद क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो विलियम पिट था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। इसको पिट द यंग भी बोला जाता था। पिट द यंग इसीलिए क्योंकि इसके फादर का नाम पिट द एल्डर था, ठीक है। तो ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। तो इसी के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, ठीक है। अब यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आया। ये बाद में खत्म हो जाएगा वैसे, जब 1758 का रूल आएगा, क्राउन रूल आएगा उस वक्त, ठीक है। डायरेक्ट अब क्राउन से रूल होगा। तो वो देखेंगे 1757 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद, सॉरी, 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया था गवर्नमेंट ने कि हटाओ इसको, मतलब ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्योंकि इतना छूट दिया गया कंपनी को, और फिर जाके कंपनी के खिलाफ ऐसा विद्रोह हुआ, नॉर्थ इंडिया खास करके ऐसा विद्रोह किया इन्होंने कि फिर कंपनी के रूल को हटाना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्राउन रूल आ गया था 1857 के बाद। फिर से एक एक्ट पास हुआ था 1858 में। खैर, यहाँ देखिए, यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, तो इसी को उस वक्त हटा दिया गया था, डुअल सिस्टम को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा भैया, पॉलिटिकल मैटर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेगा, कॉमर्शियल मैटर्स को देखेगा, ठीक है। इसका मतलब डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल रहेगा गया। तो इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट बनता है कि डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के थ्रू लाया गया था। एक तो ये बन सकता है ऑप्शनल, और ये तो पूछ दे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स दे दिया जाए, उसमें बोला जाए कौन सा ऑप्ट आउट करना है, मतलब कौन सा ऑड है या फिर कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये अगर रहे डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ये सही होगा। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कब आया था, 1784 के एक्ट में लाया गया था। और डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल मैटर्स और कमर्शियल मैटर्स, ये अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग देखेंगे, ठीक। सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स को ज्वाइनिंग के 2 महीने के भीतर अपनी प्रॉपर्टीज बतानी होती है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, चुनाव वगैरह में हलफनामा जो भरते हैं, मतलब एफिडेविट वगैरह, जो हम लोग अभी चुनाव में या फिर किसी तरह का एफिडेविट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग देते हैं ना कि कही गई बातें मेरी नॉलेज के अनुसार सही है। तो एक तरह का एफिडेविट होता है कि भैया हमारी तरफ से जो कहा जा रहा है वो सही है, और इसको गवाही के तौर पे यूज किया जा सकता है कहीं भी कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती थी। ये क्यों किया गया, तो मैंने आपको बताया कि बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ था कंपनी के अंदर। कोई भी ऑफिसर्स वहां से आते थे, या कंपनी का कोई भी ऑफिशियल्स वहां से नियुक्त होता था ब्रिटेन से,
तो वो यहाँ पे आके इतना भ्रष्ट हो जाता था कि यहाँ से मतलब अगर किसी के पास मान लो 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये की प्रॉपर्टी है उस वक्त, तो वो यहाँ से 20,000 रुपये की प्रॉपर्टी बना के जाता था, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ था, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह से कंपनी का हक ही मार रहे हो और गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था। इसलिए प्रॉपर्टी जो है इसको बताना पड़ता था 2 महीने के भीतर भीतर। आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ज्वाइनिंग हुई है, इसके अंदर ही आपको बताना पड़ेगा। तो ये सिविल मिलिट्री दोनों के लिए था, ठीक है। Sorry। फिर कलकत्ता को राजधानी बनाया गया, कलकत्ता राजधानी बनी। गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर्स को घटाकर अब 3 कर दिया गया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ ठीक है, काउंसिल में हमेशा छेड़छाड़ किया जाता था, ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल में। तो पहली बार ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है। ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया टर्म का यूज पहली बार इसी पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। तो डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आया और ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, इस टर्म का यूज ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, समझ रहे हो। तो इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब ये कलकत्ता राजधानी बनी, ये भी याद रखना है। अच्छा, जो शिमला के बारे में भी आप सुनते होंगे कि शिमला को भी राजधानी बनाया गया था, इसको समर कैपिटल बनाया गया था। तो ये बना था करीब करीब नहीं, 1864 में, ठीक है। एक याद आया तो मैं बताया था आपको। 1864 में लैंसडाउन, उस वक्त विलियम लैंसडाउन करके थे वो, अ, उस वक्त वाइसराय थे। तो उन्होंने ही शिमला को समर कैपिटल बनाया था, ठीक है। खैर, कलकत्ता राजधानी बनी कब, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और 1911 हम लोग जानते हैं, जॉर्ज पंचम जब आया था, वो दरबार लगा था ना, दिल्ली दरबार, तो उसी में फिर कैपिटल शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। तो और पहली बार ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया टर्म का यूज हुआ। फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, इसीलिए तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया टर्म का यूज हुआ था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल कब, किस एक्ट के थ्रू हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये प्रोविजन किया गया। 1858 ईस्वी तक इस एक्ट का प्रोविजन मान्य था, 1858 तक। तो ये करीब कितना साल हो गया, करीब 75 प्लस 80, ये सब मतलब 75-80 वर्ष के आसपास, ठीक है। तो 1858 तक इसका प्रोविजन मान्य था। फिर चार्टर एक्ट 1793 हम लोग देखते थे, 1793 और 1784, ठीक है। तो ये कितना हो गया, करीब 9 साल हो गया ना। 9 साल के बाद फिर एक चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है, सबसे मेन बात इसमें ये दो मुख्य बातें हैं। पहला तो 20 सालों के लिए, अगले 20 सालों के लिए ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करती थी उस वक्त, जैसे अफीम का ट्रेड करती थी, चाय का ट्रेड करती थी, मसालों का ट्रेड करती थी, कॉटन वगैरह, ये सब सब का ट्रेड होता था, ठीक है। तो इन सब पे जितना भी ट्रेड होगा तो कोई और ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे आके ट्रेड नहीं कर सकती थी। तो ये ट्रेड मोनोपोली था। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में अगले 20 वर्षों के लिए ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ, अब देखेंगे फिर दूसरा जब चार्टर आएगा ना तो 20 साल के बाद ही आएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टाफ्स की जो अब सैलरी होगी, तो इंडिया से जो कमाया हुआ रेवेन्यू है इससे ही पे किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक आईएएस अगर अपॉइंट होता है कहीं भी, मानिए बिहार में एक आईएएस अगर अपॉइंट होता है, ठीक है, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन सैलरी कौन पे करेगा, बिहार सरकार। फिर जब यही आईएएस ऑफिसर्स यहाँ सचिवालय वगैरह में यहाँ पे काम करने आता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे सैलरी फिर पे कौन करेगा, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। तो वही बात यहाँ पे थी कि भले वो ब्रिटिश ऑफिशियल से या फिर वहाँ से अपॉइंट हो रहा है, लेकिन कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, और कंपनी यहाँ से जो कमाती है इसी से पे करेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। और एम्प्लॉयज़ को ट्रेड लाइसेंस जारी कर सकती थी कंपनी, ठीक है। ये रोक दिया गया हो बीच में, लेकिन एम्प्लॉय को बाद में फिर जो है ट्रेड लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी गई कंपनी को। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया।
ठीक है। अब रेवेन्यू कोर्ट्स को खत्म कर दिया गया था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शंस को पृथक कर दिया गया था। नॉट सो इम्पोर्टेंट। याद रखिए कि अगले 20 साल के लिए मोनोपोली इसका 1813 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, और सैलरी जो है अब कंपनी अपने पॉकेट से पे करेगी, मतलब वो इंडिया में जो कमा रही है ना ट्रेड करके, यहाँ से ही वो कमाई का पैसा उसी में से पे करेगी, किसको, ऑफिशियल्स को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पे करती थी कंपनी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाद में पार्लियामेंट को चेंज करना पड़ा कि जो अपॉइंटमेंट होता है ना ऑफिसर्स का ऊंचे पदों पर, अब वो मेरिट के बेसिस पे होगा। तो कारण यही सब था। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स वगैरह देख रहे हैं ना, तो ये लोग अपने ही किसी जान पहचान के लोगों को भर्ती करवाते थे ऊपर के पोस्ट पे। वो इसी कारण से था, जैसे आज भी होता है ना, कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसीज वगैरह निकलते हैं, या फिर ऊंचे पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होती है एसडीएम वगैरह के लिए, आप देखते हो उसमें भी धांधली होती है। ठीक है, लोगों को पता है ये, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने नहीं आती। तो उस वक्त भी ये चीज़ था। तो बाद में गवर्नमेंट ने चेंज किया था कि मेरिट शुड बी द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट को बंद कर दिया गया था। चलो अब चार्टर एक्ट 1813 देखते हैं। 20 साल के बाद आया 1793 प्लस 20 साल अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1813। ठीक है, तो 20 साल के लिए मोनोपोली था, लेकिन अब यहाँ पे मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। पहली बात, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे चाइना के साथ ट्रेड करेगी उसमें मोनोपोली ईआईसी का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का। अफीम का ट्रेड होगा उसके लिए इंडिया में भी, उसके लिए चलो छूट है, आप ही कर सकते हो ट्रेडिंग अफीम का। और चाय का, चाय अफीम और चाइना ट्रेड, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में अब अदर ब्रिटिश कंपनी भी चाहती तो वो ट्रेड कर सकती थी। ठीक है, तो ट्रेड मोनोपोली का अंत कब हुआ, किस चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ, 1813 एक्ट के थ्रू हुआ। ठीक है, कंपनी को 20 सालों के लिए अब और भी रूल करने का अनुमति की अनुमति दे दी गई। ठीक है, कंपनी रूल को नेक्स्ट 20 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 20 साल के बाद फिर चार्टर एक्ट आया 1833 का। चार्टर एक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि चार्टर कंपनी को जारी किया जाता था, तो इसलिए चार्टर एक्ट नाम है, और कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक्ट ऑफ 1813, एक्ट ऑफ 1793, एक्ट ऑफ 1833, यही आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। कंपनी रूल को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और यहाँ तो मैंने आपको बताया है कि चूंकि ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया, तो इन तीनों चीज़ों को छोड़कर बाकी ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी ट्रेड करने के लिए अलाउ किया गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अब इंडिया में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया, कि अब आप जा सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उसके लिए एक बिशप भी अपॉइंट किया गया था, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे था, बंगाल के अंदर। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज अब यहाँ पे आ सकते थे, और ईसाई धर्म का अब यहाँ पे प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। ठीक है, 1813 चार्टर के बाद फिर भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और साइंस को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया गया, और एजुकेशनल ग्रांट दिया गया 1 लाख साल। ये पूरे मतलब 20 साल के लिए नहीं दिया गया था, 1 लाख साल पर ईयर। ठीक है, उस वक्त 1 लाख साल पर ईयर का एक एजुकेशनल ग्रांट भी अपॉइंट किया गया, मतलब ग्रांट किया गया। और यहाँ के साहित्य और साइंस को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया। जो एजुकेशनल ग्रांट, ये जो साहित्य का पुनरुद्धार और साइंस वगैरह देख रहे हैं, और जो कहा गया कि यहाँ पे एजुकेशन दिया जाए, तो इसमें भी दो ग्रुप बटे हुए थे। एक ग्रुप तो था ओरिएंटलिस्ट का। ओरिएंटलिस्ट किसको कहते हैं, जिसको क्लासिसिस्ट भी बोलते हैं। क्लासिसिस्ट मतलब क्या होता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हो ना, जो पहले यूज करते थे, जैसे 90s के जो किड्स होंगे अभी, तो हॉर्लिक्स हम लोग जो पीते थे उस वक्त, तो अभी वो हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स क्लासिक के नाम से आता है। तो क्लासिक का मतलब ही होता है पुराना कुछ। ठीक है, तो उसको क्लासिक कहते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट और क्लासिसिस्ट, क्लासिक का अलग भी मीनिंग होता है वैसे, क्लासिसिस्ट। ठीक है, एक ये थे, और एक थे एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट का क्या कहना था कि भैया जो भी एजुकेशन वगैरह हम लोग दे रहे हैं या देना है, वो इंग्लिश में होना चाहिए या वेस्टर्न माध्यम होना चाहिए। लेकिन ओरिएंटलिस्ट का कहना था
कि चूंकि यहाँ पे मुगल शासन वगैरह भी था, तो पहले से रहा हुआ था, तो इसलिए कहा गया कि या तो आप पर्शियन में दीजिए, ठीक है, फारसी में, या फिर संस्कृत में दीजिए एजुकेशन। तो ये इनका कहना था। बाकी इनका क्या कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ देना चाहिए, वेस्टर्न स्टाइल में यहाँ पे एजुकेशन डिपार्ट करना चाहिए। समझ गए आप? इसके मेन प्रोविजंस को आपने देख लिया कि ट्रेड मोनोपोली का अंत हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया, और भारतीय साहित्य और साइंस के लिए प्रोविजन किया गया कि इसका पुनरुद्धार किया जा सके, और एजुकेशनल ग्रांट दिया गया कितने का, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष के लिए। फिर आता है 20 वर्षों के बाद फिर से एक चार्टर इशू होता है, और यही चार्टर एक्ट 1833 के नाम से आता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेन बात होता है, मतलब कि हम देखते हैं मेन प्रोविजन कि लॉ कमीशन का गठन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ कमीशन का गठन किस एक्ट के थ्रू हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और पहले चेयरमैन इसका कौन बना, मैकॉले। मैकॉले के बारे में बता दूं कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोई लॉर्ड मैकॉले हैं वो गवर्नर जनरल थे ना, मैकॉले कोई गवर्नर जनरल वगैरह नहीं हुआ कभी, ठीक है। ये मैकॉले जो है ये काउंसिल का मेंबर था, और इसी को अपॉइंट किया गया था लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन के तौर पे, ठीक है। लेकिन मैकॉले का जो हम लोग जानते हैं मैकॉले के कंट्रीब्यूशन को, कंट्रीब्यूशन कह ले या यूं कह ले कि अब जैसे डिस्कोर्स निकल के आता है ना कि हम लोगों का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको बिगाड़ दिया इसने, वेस्टर्न एजुकेशन ला के, ठीक है। तो ये भी एंग्लिसिस्ट माइंडसेट का था। और मैकॉले माइन्यूट के नाम से लोग जाते हैं, माइन्यूट ऑफ मैकॉले, उसमें यही कहा गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे लागू किया जाए, मैकॉले का ही कहना था। तो पूरा करता धरता एजुकेशन सिस्टम का यही था, मैकॉले था। खैर, लॉ कमीशन का गठन हुआ, सबसे पहली बात इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, और उसका पहला चेयरमैन कौन बना, लॉर्ड मैकॉले, मैकॉले, ठीक है। इसका बेंगिंगटन मैकॉले नाम था, थॉमस बेंगिंगटन मैकॉले। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था शुरुआत में कि 1773 में यहाँ पे फोर्ट विलियम्स मतलब वहाँ पे फोर्टिफिकेशन हुआ था बंगाल में, तो वो फोर्ट विलियम्स के नाम से जाना जाता था। तो बंगाल का गवर्नर बना था, गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग। बट यही बंगाल का गवर्नर जनरल बाद में क्या हो जाता है, इंडिया का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, देखा हमने, हेस्टिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये स्पेलिंग गलत होता है, बेंटिंग है, ठीक है, एन है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ हैज बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लेजिस्लेटिव पावर जो है मद्रास और बम्बई का वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। और प्रोविजंस ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, यहाँ पे इसका प्रोविजन किया गया कि इंडियंस भी अब गवर्नमेंट सर्विस में आ सकते थे, ठीक है। और पार्लियामेंट में स्लेवरी के खिलाफ एक्ट आया था कि स्लेवरी को खत्म किया जाए, ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया था इस चार्टर एक्ट में, ठीक है। स्लेवरी अफ्रीका में भी होता था, खैर यहाँ से भी ले जाया जाता था। तो समझ गया आप, मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी का लेजिस्लेटिव पावर खत्म हो गया, क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल वो नहीं रहा, अब हो गया वो इंडिया का गवर्नर जनरल। मतलब बंगाल में जो गवर्नर जनरल बैठ रहा है, जो ऑफिस है गवर्नर जनरल का, वो अब इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो लेजिस्लेशन का जो पावर है वो तो अब इसके हाथ में आ जाएगा ना, रूल रेगुलेशन का। तो इसलिए मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, ठीक है। और स्लेवरी के खिलाफ एक्ट आया यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में स्लेवरी को खत्म करने को लेके। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कब एक्ट आया, कब लाया गया था रूल, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू लाया गया था। और यहाँ पे जो मैंने आपसे बात की थी शुरुआत में कि मेरिट शुड बी द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस, ठीक है, ये भी भ्रष्टाचार को देखते हुए ही लाया गया था। गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया गया था। ओवरऑल बात किया जाए तो गवर्नर जनरल काउंसिल को, ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल को अब पावरफुल, मतलब कि काउंसिल में, गवर्नर जनरल काउंसिल में जो मेंबर्स है उनके पास अब रियल पावर एग्जिस्ट करता था, करेक्ट।
इतना हमने अब प्रोविजन देख लिया, तो इसका एक एक प्रोविजन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारतीय कानून को कोडिफाई करने के लिए लॉ कमीशन का गठन किया गया था, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट चेयरमैन मैकॉले बना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रोविजंस ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस ये किया गया। पार्लियामेंट में स्लेवरी के खिलाफ एक्ट लाया गया। और गवर्नर जनरल काउंसिल पावरफुल बन गया। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, समझने वाली बात है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद किया गया है बॉक्स में। और एम्प्लॉयमेंट का बेस क्या किया गया, अब मेरिट कर दिया गया कि एक ओपन एग्जामिनेशन होगा। आप बाद में देखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट में, उसी एग्जामिनेशन के थ्रू क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखते हैं हम लोग। सभी लेजिस्लेटिव प्रोपोजल्स के लिए गवर्नर जनरल की रजामंदी जरूरी थी, क्योंकि अब गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रांग हो चुका था। तो चार्टर एक्ट 1853 में ये चीज क्लियर कर दिया गया कि कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोपोजल, लेजिस्लेशन मतलब समझना, लेजिस्लेट मतलब क्या होता है, कानून बनाना। तो लेजिस्लेटिव प्रोपोजल्स कोई भी होगा उसमें गवर्नर जनरल का अब रजामंदी लेना आवश्यक है। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नया प्रोविंस या प्रेसिडेंसी बना सकता था। ठीक है। कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो था, नया प्रोविंस या प्रेसिडेंसी बना सकता था। इस एक्ट के फलस्वरूप क्या हुआ कि असम बर्मा सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि असम बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं आज हम, असम बर्मा सेंट्रल प्रोविंस का गठन किस एक्ट के थ्रू हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फिर बंगाल के लिए अलग गवर्नर का प्रावधान किया गया। ये बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। तो इस वेस्ट बंगाल में बिहार उड़ीसा भी आ गया। ठीक है। तो सॉरी, तो बंगाल के लिए अब अलग से गवर्नर का प्रावधान किया गया, क्योंकि बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा एरिया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप याद रखिए कि 6 सदस्यों को नॉमिनेट अब क्राउन करने लगे। क्राउन नॉमिनेट करता था डायरेक्ट, जैसे आज प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना खुद से राज्यसभा लोकसभा में। तो ये उस वक्त वहाँ पे पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन किया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उसमें जो 18 मेंबर्स होंगे, उनमें से 6 मेंबर किनका होगा, क्राउन का होगा। ठीक है। फिर मैकॉले कमीशन बना, मैकॉले कमेटी बना 1854। और इसके थ्रू एक, मतलब ये जो एक्ट है 1853, इसमें प्रोविजन किया गया इसका। ठीक है। कमेटी बनेगा, इस माध्यम से सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट हुआ। और पहला सिलेक्शन ओपन कंपटीशन के माध्यम से, आईसीएस का सिलेक्शन जो है ओपन कंपटीशन के माध्यम से किया जाएगा। और पहले जो आ, हम लोग देखते हैं, पहला सिलेक्शन जो इंडियन का हुआ था, जो आईसीएस में सिलेक्शन हुआ था, वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। ठीक है। ये पहले सिविल सर्वेंट थे इंडियन सेलेक्ट होने वाले। गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्य अब अलग अलग हो गए। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्य को अब क्या किया गया कि अलग कर दिया गया। ठीक है। और कंपनी के रूल को इनडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया। वैसे कंपनी के हाथ में अब कुछ रह नहीं गया था, आगे भी देखेंगे। अभी कुछ 4 साल में ही अभी युद्ध हो जाएगा। 1857 में ये चार्टर एक्ट आया, 1853। 4 वर्षों के बाद 1857 में क्या हो जाएगा, युद्ध होगा अभी, जिसको कि हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं इंडिया का, वो होगा 1857 का युद्ध। और उसके बाद फिर क्राउन रूल डायरेक्ट आ जाएगा। तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ा तो दिया गया, फिर खत्म भी हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, यहाँ पे बस आगे देखेंगे हम लोग लोकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि वो कैसे होने लगा। 1857 का युद्ध हुआ, फिर आया चार्टर एक्ट 1858। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है। अब देखिए, आप अभी इसको बताएं, इस पर वैसे आप ये पढ़ लीजिए कि पीएम बेंजामिन डिज़रायली इस एक्ट के खिलाफ थे, लेकिन सरकार के जो एमपी थे वो एक्ट के साथ थे। तो ये कैसे हो सकता है। तो अभी जैसे एक वर्ड सुनते हैं आप, पार्टी विप। पार्टी विप मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी वो विप जारी करती है, जैसे
कोई किसी तरह का कोई रेजोल्यूशन है, जैसे सरकार के जो एमपीज है इनको लेके, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, या फिर जो एमपीज है, ये मान लीजिए कि कोई बिल लाना है सरकार को, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को बिल लाना है या सरकार को बिल लाना है, तो वो उस बिल को लाने से पहले वोटिंग होना है। उस बिल वो बिल जब टेबल होगा, डिस्कशन होगा वगैरह वगैरह, एक्ट बनने से पहले वो क्या होता है, वोटिंग होता है उसके लिए। तो पार्टी क्या करती है, विप जारी करती है कि आपको मौजूद रहना, या फिर मौजूद रह के हमारे पक्ष में, यानी बिल के पक्ष में देना है, आपको वोट करना है। उसके लिए विप पार्टी विप जारी करती है। इसी चीज़ के लिए ये प्रोविज़न किया गया है कि विप जारी कीजिए, और जो उसके खिलाफ जाता है उसका मेंबरशिप खारिज कर दिया जाता है पार्टी की तरफ से। ठीक। तो एक तरह का क्या है, ये एक शील्ड है पार्टी के लिए कि कोई एमपी कल होके मुकर ना जाए, क्योंकि उसका एक वोट कम हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए विप जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर खुद एक्ट के खिलाफ है, लेकिन इसके खुद के एमपी जो है सरकार के, वो एक्ट के साथ है। ठीक है, तो चलिए एक थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है, कहीं कुछ हो ये नहीं होगा कि कोई पूछ देगा, लेकिन क्या पता कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल तो। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। ठीक है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि 1858 के एक्ट के थ्रू अब क्या कर दिया गया, डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। ये जो कॉमर्शियल पर्पस और जो लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए अलग अलग बनाया गया था, इसको खत्म कर, पॉलिटिकल मैटर्स के लिए अब इसको खत्म कर दिया गया। और आया कब था डुअल गवर्नमेंट, जब हम लोग देखते ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया का भी यूज हुआ था, और डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल का भी यूज हुआ था। ठीक है, तो ये कब आया था, फिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1858 में ये खत्म कर दिया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह कौन काम करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्ट अब यहाँ पे अपॉइंट होगा, और ये बहुत स्ट्रांग इंसान हुआ करता था, जो भी होता था एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यहाँ पे अपॉइंट होता था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्या था, समझिए आप, पीएम का जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल, उसका एमपी, ठीक है, वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेला नहीं, इसके साथ 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स होंगे, ये इनको असिस्ट करेंगे। ठीक है, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को भी खत्म कर दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया था डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या होता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत जो भी शासक इंडिया के अंदर जो है, जो भी शासक जिनके पास की अपना पुत्र नहीं हुआ था, पुत्र नहीं थे, जिनके पास एक भी अपना खुद का दत्तक पुत्र नहीं, क्योंकि लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग जानते हैं, उनका दत्तक पुत्र उनका हुआ करते थे, तो इस कारण से जो है लक्ष्मीबाई का झांसी इन्होंने ले लिया था। तो डॉक्टर ऑफ लैब्स का मतलब ये था कि आपके पास अगर पुत्र नहीं है तो ऑटोमेटिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा आपका क्षेत्र। ठीक है, आप शासन नहीं कर सकते। इसको भी खत्म किया गया 1858 के रूल से। फिर इंडिया जो है वो ब्रिटेन का डायरेक्ट कॉलोनी अब हो चुका था, क्योंकि अब क्राउन रूल आ चुका था। ठीक है, इसको क्राउन रूल भी कहते हैं। तो क्राउन रूल कब आया था, 1858 के एक्ट के थ्रू आया था, और इसी को एक्ट ऑफ गुड होप भी कहते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ गुड होप ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों को लगा कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू डायरेक्ट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग अब रेगुलेट होंगे, या फिर जो है वो क्राउन रूल होगा यहाँ पे। तो चूंकि ब्रिटेन में उस वक्त डेमोक्रेसी वगैरह ये सब सारी चीज़ें थी, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, तो लोगों को लगा कि, या फिर जो यहाँ के इंटेलिजेंसिया थे उनको लगा कि अब जो है यहाँ पे रूल रेगुलेशन अच्छे से होगा, क्योंकि कंपनी कुछ भी हो तो वो बिजनेस पर्पज से ही इंडिया को देखेगी, बट जो ब्रिटिश क्राउन रूल है वो इंडिया को अच्छे से रूल कर पाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी जो भी राइट्स वगैरह है वो यहाँ पे भी लागू होगा। खैर, ये तो भ्रम था। और हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अब यहाँ पे प्रोविजन किया गया था, और जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के वो कौन थे, लॉर्ड स्टेनली। लॉर्ड स्टेनली कौन थे, फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते थे, एमपी होते थे पीएम कैबिनेट के।
ठीक है, और जिनको कि 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स द्वारा असिस्ट किया जाता था। और यहाँ से वाइसराय का पोस्ट आया। ठीक है, तो पहला वाइसराय इंडिया का कौन बना? लॉर्ड कैनिंग वाइसराय। बस इतना आप समझ लीजिए कि जब क्राउन रूल आया तो गवर्नर जनरल का पोस्ट अब वाइसराय में तब्दील हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाने लगा? वाइसराय। ये बेसिक डिफरेंस। फिर अब इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इस वक्त वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी जो मैंने बताया, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के वक्त, लॉर्ड डलहौजी क्योंकि बहुत कुछ लाया था, तो 1848 से 56 के वक्त रेल वेल वगैरह टेलीग्राम इसी के वक्त आया था, स्टार्ट हुआ था, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग उस वक्त का वाइसराय था, और इसने काउंसिल के मेंबर्स के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या हुआ कि वो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, मिलिट्री, ठीक है, फाइनेंस, ये सब अलग अलग कर दिया गया। इसके लिए क्या कर दिया गया कि अलग अलग अब ऑफिसर्स तय होंगे। ठीक है, अब इनको प्रभार दिया जाएगा अलग अलग से। ठीक है, तो मिलिट्री, फाइनेंस, इस तरीके से और भी डिपार्टमेंट्स वगैरह क्रिएट किए गए। तो अब पोर्टफोलियो सिस्टम किया गया काउंसिल मेंबर्स के लिए। जो काउंसिल के मेंबर्स होंगे अब वो इस तरह के डिपार्टमेंट्स को हेड करेंगे। फिर गवर्नर जनरल के काउंसिल मेंबर्स को बढ़ाकर मैक्सिमम अब 12 कर दिया गया था। इसमें हाफ जो मेंबर्स होते थे यानी 6 वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे, वो इंडियन या ब्रिटिशर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो 12 में से जो 6 मेंबर होंगे वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को 1862 में काउंसिल मेंबर्स नियुक्त किया गया था। कितने काउंसिल मेंबर्स नियुक्त किए गए थे? 3। और ये कौन थे 1862 में? और ये कौन थे? 3 इंडियंस, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये तीनों जो है इंडियन मेंबर्स हुआ करते थे। काउंसिल सिर्फ एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, सिर्फ एडवाइस देगी, और ये डिपेंड करता था गवर्नर वाइसराय पे कि वो उसको अडॉप्ट करे या ना करे। 1833 एक्ट में जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का लेजिस्लेटिव पावर ले लिया गया था, अब उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया गया था इन दोनों प्रेसिडेंसीज का। तो अब उसको रिस्टोर कर दिया गया, अब ये स्वतः इसको रूल रेगुलेशन वगैरह बना सकते थे। कलकत्ता लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का शक्ति दे दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड, यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे डलहौजी से याद है, जो मैंने आपको पहले बताया था एक कि शिमला को कैपिटल बनाया था, कहीं मैंने बताया था शिमला को कैपिटल बनाया था लैंसडाउन, तो वो लैंसडाउन नहीं थे। एक सेकेंड, कहाँ बताया था मैंने? हाँ, ये जो है उस वक्त मैंने लैंसडाउन बोल दिया था, वो लैंसडाउन है, लैंसडाउन क्योंकि बाद में जो है अभी वो याद आया कि लैंसडाउन जो है वो बाद में आएंगे। जो यहाँ पे एक्ट आप देख रहे हैं ना, 1892, ठीक है, तो डफरीन जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए रेडी हो गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब कि एक कॉलेजियम बनेगा, जैसे अभी हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते, एमएलएमपी हमारे मिलकर उनका एक कॉलेज बनता है या कॉलेजियम है, वो वोट करता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, या फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है जिस तरह सिलेक्ट होते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए डफरीन जो है वो रेडी हुए थे। तो डफरीन जो है ये लैंसडाउन से पहले थे। ठीक है, इसलिए वो लैंसडाउन जो है वो एक्चुअली उस वक्त वो लैंसडाउन नहीं मुझे बोला था, जॉन लॉरेंस थे जिन्होंने 1864 में, जिनके वक्त 18, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलिए, शिमला जो कैपिटल बना था, समर कैपिटल, ठीक है, 1864 या 65 एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये भी बना था जॉन लॉरेंस के वक्त। इनका कार्यकाल था लगभग 1864 से लेके 5 साल का था, 1869 तक। ठीक है, यही होगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ, ये आप एक बार चेक कर लेना। शिमला जो कैपिटल बना था 64 या 65 में, शिमला। और इससे भी इम्पोर्टेंट 1865 के अंदर जो सबसे पुराने कोर्ट्स हमारे बने, हाई कोर्ट्स, जो कि सबसे पुराना तो था कलकत्ता, और इसके 1 महीने के बाद मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट बनाया गया था। ये सबसे पुराने हाई कोर्ट्स इंडिया के अंदर, उससे भी पुराना है कलकत्ता। ठीक है,
कलकत्ता सबसे पुराना हाई कोर्ट, तो ये इनके ही अंदर बना था। तो अब याद है मैंने आपको बता दिया, तो वो करेक्ट कर लेना आप, शिमला जो कैपिटल बना था वो इनके ही द्वारा बनाया गया था, समन कैपिटल। ठीक है, तो चलिए अब 1892 देखते हैं हम लोग। 1892 में डफरीन जो है, इस वक्त डफरीन नहीं थे, इस वक्त कौन थे, लैंसडाउन थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले ही, लैंसडाउन से पहले ही, जब 1880 1888 तक, 1888 तक, ये भी 4-5 साल के लिए ही था डफरीन। ठीक है, तो डफरीन जो है ये अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए रेडी हो गया था। उसके बाद ये काउंसिल एक्ट 1892 आया, और ये आया किसके वक्त आया, लैंसडाउन के वक्त। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के वक्त। अब मेंबर्स जो है वो बजट और पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, इसके पहले 6 दिन पहले ही नोटिस दिया जाता, दे सकते थे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि लोकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था ना। धीरे धीरे देखिए अब किस तरीके से लोकल रिप्रेजेंटेशन होने लगा। तो यहाँ पे अब मेंबर्स जो है ये, इससे पहले आप देखिए 92 के पहले 3 इंडियंस जो है वो काउंसिल के मेंबर्स बने। ठीक है, बनारस के राजा, कारण कुछ भी हो, ठीक है, बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा, ठीक है, बनारस के राजा जो कि छोटा था, और पटियाला के महाराजा क्षेत्र के हिसाब से, और सर दिनकर राव, ये तीनों थे। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये तीनों इंडियंस जो है पहले थे जिनको कि नियुक्त किया गया 1862 एक्ट के थ्रू लॉर्ड कैनिंग के द्वारा काउंसिल मेंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते थे, किसके किससे रिलेटेड, बजट और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन इससे पहले 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ता था। आज भी वो सब चीज़ें हैं कि ये नोटिस देना पड़ता है। खैर, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है, उसमें वही था मेन, इनडायरेक्ट इलेक्शन वगैरह के बारे में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद मॉन्टेज चेस फॉर रिफॉर्म आ गया 1919 का, वो इम्पोर्टेंट क्योंकि डायरेक्टरी वगैरह आया था उसमें, प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट वहाँ पे लाया गया था। तो इसका रिफॉर्म का कारण क्या था, सबसे पहले ये देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक, इसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्योस था इंडिया के अंदर फैला हुआ, क्योंकि जो टॉप नॉच लीडर्स वगैरह थे कांग्रेस के, वो भी खफा थे। तो बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, करजन के बारे में लोग जानते हैं। जस्ट बंगाल विभाजन करके उसका तबादला हो गया था यहाँ से, तो बंगाल वापस बुला लिया गया था। बंगाल विभाजन जब डफरिन करजन ने किया, तो करजन ने क्या बोला था, चूंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, इस वजह से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमें दिक्कत होती है। लेकिन असल कारण हम लोग जानते हैं, वो गढ़ था। लोग जो जो भी आपको कांग्रेस लीडर्स वगैरह थे बड़े बड़े, वो वहीं से आते थे। इस वजह से और भी जगहों से थे, महाराष्ट्र वगैरह से भी थे, लेकिन अधिकतर जो रिवॉल्यूशनरी हम लोग देखते हैं वो वहीं से हो गए। तो इसलिए बंगाल को डिवाइड करना जरूरी था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई कारण नहीं था, कारण ये था कि रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए वहाँ डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला तो ये था, और दूसरा था 1906 में पहली बार होम रूल की मांग की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो होम रूल आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि हम लोग खुद का रूल हो हम लोगों का। तो पहली बार 1906 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें मांग की गई थी होम रूल की। ठीक है, और ये मांग उस वक्त किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। 1906 में आगा खान भी शिमला गया था और मोरले से सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने गया था। ठीक है, हमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और हमें पता है कि 1906 में जो है सॉरी 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी गठन हुआ था, जिसमें कि आगा खान, सलीमुल्लाह खान वगैरह मिलकर इन लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। ठीक है, बहुत लोग जो नए होंगे उनको लगता है कि अली जिन्ना भी थे, तो अली जिन्ना नहीं थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन में अली जिन्ना का हाथ नहीं था, आगा खान, सलीमुल्लाह खान वगैरह ये सब थे। ठीक है, तो ये जो आगा खान थे, ये आगा खान पहले अध्यक्ष भी बने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ये गए थे शिमला कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिमों के लिए। ठीक है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे लेकिन मुस्लिम इलाका, मुस्लिम, समझ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव। फिर जॉन मॉर्ले जो उस वक्त का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, और आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था मॉर्ले, वो भी थोड़ा नरम था और पॉजिटिव बदलाव करना चाहता था। ठीक है, तो ये सब कारण थे, मेन कारण थे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मिंटो कौन था उस वक्त, 1909 के वक्त मिंटो उस वक्त का कौन था, जो
लॉर्ड कर्जन जब 1905 में गया था तो उसके बाद लॉर्ड मिंटो को यहाँ पे लाया गया था 1905 के अंदर ही। और इसी वक्त स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस का नरम दल गरम दल वगैरह बना था 1907 में, और इंडिया मुस्लिम लीग मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मिंटो कौन था? वो वाइसराय था, और मॉडले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जॉन मॉडले थोड़ा नरम था और वो भी चाहता था कि पॉजिटिव बदलाव करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है इसको फादर ऑफ कम्युनिस्ट इलेक्टोरेट इन इंडिया, ठीक है, मॉडले को कहा जाता है। या फिर ये कह ले कि ये जो जोड़ी है मॉडले मिंटो, इसको हम लोग फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ही सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का। हम देखते हैं अब ये डिवाइड एंड रूल अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट इन लोगों ने, मतलब हिंदू के लिए था ही, सभी थे एक ही में, लेकिन मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया, अलग से प्रोविजन कर दिया, ठीक है। इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कहते हैं मॉडल को। इलेक्टेड मेंबर्स अप्रत्यक्ष चुनाव से ही आएंगे, अभी तक यही है, डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव ही होगा। लोकल लोकल बॉडीज पहले एक इलेक्ट्रेट कॉलेज बनाएगा, जो मैंने आपको बताया कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेज के लिए, जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है यहाँ पे, या यूएसए में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वो एक कॉलेजियम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ का जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर को छोड़कर सारे एमपीज और यहाँ के एमएलए वगैरह सब मिलके क्या करते हैं, चुनते हैं, एक कॉलेजियम बनता है इनका, ठीक है। तो ये कॉलेजियम चुनाव करता है किसका? प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, पहले तो एक लोकल लोकल बॉडीज का कॉलेज बनेगा, इसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स चुनेंगे, ये सब मिलके एक प्रोविंशियल कॉलेज लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुना जाएगा। फिर ये जो मेंबर्स होंगे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुनेंगे। इस तरीके से चुनाव होगा। तो डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा, ठीक है, पब्लिक अभी चुनाव नहीं, मतलब चुनाव में भाग नहीं लेगी। तो ये हम लोग 1909 तक भी देख रहे हैं। आगे क्या हुआ, इंडियंस को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार मेंबरशिप दिया गया। तो पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग देखते हैं जगह मिली इंडियंस को। और पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस, जो जिनका नाम था सत्येंद्र पी सिन्हा, इनको जगह दी गई। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोग देखते हैं, यानी वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो पहले गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार मेंबरशिप मिला इंडियंस को। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें शामिल होने वाले प्रथम इंडियन का क्या नाम था? सत्येंद्र पी सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा या पी सिन्हा, याद रखिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में के काउंसिल में भी दो इंडियंस को जगह मिली। हमें पता है कि वायसराय का तो काउंसिल हुआ ही करता था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी काउंसलर के द्वारा असिस्ट किया जाता था। तो ये जो काउंसलर्स होते थे इसमें अब इंडियंस को भी जगह दी गई। तो जितने भी इसको याद कैसे करना है, जितने भी काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल हो, ये सब में इंडियंस को अब जगह दी गई। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो पहले भारतीय मेंबर थे वो थे सत्येंद्र पी सिन्हा, और दो इंडियंस को अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल में भी जगह दी गई। इसको रिवाइज करना पड़ेगा इस तरीके से, नहीं तो सब जो है मिक्स हो सकता है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बजट और पब्लिक इंटरेस्ट पर भी वोट कर सकती थी। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक इंटरेस्ट और बजट पे डिस्कस किया जा सकता था, और लेकिन अब वोटिंग का राइट भी दिया गया। यहाँ हम लोगों ने देखा ना कि क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किया जा सकता था, ये 1892 में प्रोविजन किया गया इसका। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बजट और पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर ये लोग वोट भी दे सकते थे, ठीक है। तो अब काउंसिल में इंडियंस का भी से था। तो ये हम लोगों ने देखा 1909 का मॉडल मिंटो रिफॉर्म। इसमें मेन जो प्रोविजंस है वो क्या था? मेन प्रोविजन था कि कॉम्बिनेट इलेक्टोरेट का इसमें प्रावधान किया गया, जो कि इंडियंस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खराब हो गया आगे चल के। यहीं पे हिंदू मुसलमान हमें दिखने लगा बहुत ज़्यादा। और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अभी भी अप्रत्यक्ष चुनाव से लड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी काउंसिल्स थे, तो ये काउंसलर थे, उनमें इंडियंस को भी भर्ती किया गया। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके पहले भारतीय मेंबर कौन बने? सत्येंद्र पी सिन्हा। इसके बाद आता है 10 वर्षों के बाद 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसमें चेम्सफोर्ड जो है, अब यहाँ भी देखिए जो नाम इसका जो दिया गया, ये कोई आई थिंक ऑफिशियल नेम नहीं होगा, लेकिन मॉडले को पहले रखा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है यहाँ पे आ रहा है। यहाँ भी देखिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू भी बोलते हैं लोग ई लगा के, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो है, इसमें मॉन्टेग कौन थे?
सॉरी मोंटे, हाँ मोंटे कौन था, मोंटे था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन था, ये था वाइसराय। तो वाइसराय का नाम देख रहे हैं, ये भी बाद में है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रियली में बहुत पावरफुल हुआ था, हुआ करता था। खैर 1919 का रिफॉर्म अगर देखते हैं तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, 1919 के बाद जो रिफॉर्म आ रहा है, क्योंकि अ, फिर साइमन कमीशन आया था 1927 में, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस की स्थापना की गई थी। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस की स्थापना हुई थी इसी एक्ट के थ्रू। ये रिफॉर्म मतलब ये एक्ट ही पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसी को मोंटेक रिफॉर्म कहते हैं। लंदन में इंडियन हाई कमीशन का ऑफिस होगा, जिसके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ शक्तियां होंगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जो यहाँ पे इंडिया में शक्ति होता था, तो वो जो इंडियन हाई कमीशन बनेगा लंदन में, ठीक, ये इसी 1919 में प्रोविजन किया गया, इसके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां होंगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की व्यवस्था यानी डायरेक्टरी लाया गया। तो डायरेक्टरी कब लाया गया, 1919 के रिफॉर्म से लाया गया था, ठीक है। बाद में डायरेक्टरी खत्म भी कर दिया गया था। फिर इंडियन वीमेन को, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन वीमेन को पहली बार वोटिंग राइट्स दिया गया था इसी रिफॉर्म के थ्रू। फिर सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स लाया गया। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में कुछ रिजर्व थे और कुछ सेंट्रल में, तो रिजर्व ही सब था। लेकिन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो है उसमें भी डिवीजन था। बाद में लिस्ट लाया गया, यहाँ पे देखेंगे आप, जो है ये लिस्ट लाया गया था फेडरल, जो आज भी हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट लाया गया था, जिसमें कि सेंटर में ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स, इसको डिवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट कहाँ पे है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट का पृथककरण किया गया, मतलब अलग अलग बनेगा। तो बजटिंग, अब अलग अलग बजटिंग होने लगी, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको डायरेक्टरी कहते हैं। कि सेंटर से भी रूल होगा और प्रोविंस से भी रूल होगा, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्शंस की बात होने लगी थी। भले वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, बट इलेक्शंस अब प्रोविंशियल लेवल पे भी होने लगे थे। इस वजह से यह जरूरी था गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, कि सेंटर से भी रूल हो और अब स्टेट में भी रूल हो, क्योंकि पूरी तरीके से अब इंडिया को रूल करने लगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी, मतलब सब्जेक्ट्स को बांटा गया सेंट्रल और प्रोविंस के नाम से। तो लेकिन सेंट्रल का तो सारा रिजर्व में होगा, लेकिन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है इसमें भी रिजर्व और ट्रांसफर लाया गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से, जैसे आज हम लोग देखते हैं, आज भी कुछ चीज़ें रिजर्व है, वो सेंटर के लिए, कि बाहर अगर युद्ध करना है, एक्सटेंशन करना है इंडिया का, तो वो सारी चीज़ें सेंटर के हाथ में, ना कि सब्जेक्ट स्टेट के हाथ में, ठीक है। लेकिन अभी फाइनेंस में भी ऐसा ही है, जीएसटी वीएसटी देखते हैं हम लोग, एक काउंसिल बनाया हुआ है उसका भी, और उसके थ्रू ही बंटवारा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। लेकिन बहुत सारे टैक्सेस अभी भी किसके हाथों में है, स्टेट के हाथों में, जैसे लैंड टैक्स वगैरह, एग्रीकल्चर टैक्स, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में जाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जाती है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग कॉलोनी थे किसी भी तरीके से। प्रोविंशियल अगर कोई रूल इंडियन कर रहा होता, तो वो सारे पैसे किसके खजाने में जाते, समझ रहे हैं। और इस तरीके से फिर यूज किस के लिए होता, इंडियंस के लिए। तो इतना छूट नहीं देना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस वजह से प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी रिजर्व और ट्रांसफर में बांट दिया गया। तो रिजर्व जो है वो किसके हाथ में रहेगा, ऑब्वियसली सेंटर के हाथ में रहेगा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, वाइसराय कह लें, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया जाता था पीएम के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा, तो किसके रिस्पॉन्सिबल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वगैरह की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरल हुआ। ऑब्वियसली देख ही रहे हम लोग, इंडियन जो लेजिस्लेचर है, जैसे आज है बाइकैमरल, तो उस समय बाइकैमरल हुआ करता था। बाइकैमरल का मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस, ये उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आज भी हम लोग राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोअर हाउस अपर हाउस का प्रोविजन किया गया, ठीक है, बाइकैमरल हुआ। फिर रिजर्व लिस्ट अगर हम लोग देख लें, तो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट जो कह रहे हैं, तो रिजर्व लिस्ट में क्या क्या रिजर्व था, इरिगेशन, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस अपने पास रखेंगे ये लोग। फिर लैंड रेवेन्यू जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा रेवेन्यू उस वक्त लैंड और एग्रीकल्चर वगैरह से आया करता था, इसलिए रेवेन्यू भी अपने हाथ में रखेंगे। लेकिन ट्रांसफर लिस्ट में क्या था, पब्लिक वर्क्स, देख रहे हैं, ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम थी, ये प्रोविंस को दिया हुआ था। लोकल गवर्नमेंट
जो प्रशासन करना है, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, इंडाउमेंट्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर लिस्ट में रखी गई थी। तो याद आपको ये रखना है कि रिजर्व लिस्ट में क्या हो सकता है। तो इरिगेशन हो सकता है कि दिमाग में इरिगेशन हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो उस वक्त खेती से आया करता था, इसलिए इरिगेशन रिजर्व लिस्ट में रखा गया था। इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें थी, और भी डिफेंस विफेंस तो हो गए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं 1927 का साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के बारे में इस जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि 1919 के रिफॉर्म की स्टडी करने के लिए 10 सालों के बाद कमीशन बनना था। 1919 प्लस 10 कितना हुआ, 1929। लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर दिया गया, चुनावी डर के कारण। चुनाव होना था कहाँ पे, ब्रिटेन में। इस कारण से क्या हुआ कि 2 साल पहले ही इसको लाया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत हो हल्ला मचा हुआ था कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था उसको भी कंसिडर करना था। और दूसरी बात, जो रिफॉर्म किया है हमने 1919 में, ये रिफॉर्म कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसको भी किया जाए, मतलब इसमें भी फेरबदल किया जाए, बदलाव किया जाए, इसलिए 2 वर्ष पहले ही लाया गया। तो इस्टेब्लिश कब हुआ, नवंबर 1927 में, और भारत कब आया, फरवरी 1928 में। ठीक है, तो 4 साल बाद या 3 साल बाद कह ले भारत आया था, इतना याद रखना है। 1927 में गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था। कंफ्यूजन ये होता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गठन कब हुआ था, उसमें भी हम लोग 1928 मार सकते हैं, तो नहीं, गठन 1 साल पहले भी नहीं कह सकते हैं, 4 महीने पहले हुआ था, नवंबर 1927 में था। लेकिन वर्ष में डिफरेंस है, 1927 में गठन हुआ था और 4 साल बाद इंडिया भेजा गया था। और इसमें मेंबर के तौर पे 7 ब्रिटिशर्स मेंबर थे, ब्रिटिशर्स ही थे सिर्फ इसमें। ठीक है, और इसमें जो फ्यूचर 1947 में जो फ्यूचर पीएम बनेगा, ठीक है, 1947, 20 वर्षों के बाद, ये क्लेमेंट एटली, ये भी इसका मेंबर था। ठीक है, तो क्लेमेंट एटली जो है वो लेबर पार्टी का हुआ करता था। तो बाद में जब ये बनेगा तो ये भी डिमांड करेगा कि जल्दी से आज़ाद करो इंडिया को, बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक, और इसमें साथ ही ब्रिटिशर्स क्यों थे, इसके लिए भी अब था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कमीशन बना रही है इंडियंस के लिए, और एक भी इंडियंस उसमें नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आज भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है या फिर किसी तरीके का कोई एडहॉक कमेटी बनती है जिसमें कि डिसीजन लिया जाना है एससी एसटी के लिए, ठीक है, रूल बनना है, पर उसमें अगर कोई एससी एसटी नहीं है तो आज भी इन सब चीज़ों के लिए मतलब हो हल्ला किया जाता है, मतलब प्रोटेस्ट किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया गया कि हम इंडियंस हैं, इंडियंस के लिए आप रिफॉर्म ला रहे हो, उसमें बदलाव करना है 1919 में, और एक भी इंडियंस उसमें नहीं है। और ऊपर से जब ये जानकारी मिली कि उस वक्त का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जिसका नाम बर्किन हेड था, उसका कहना ये था कि इंडियंस आर पॉलिटिकली इनकम्पिटेंट नाउ, तो हम लोग इसलिए इंडियंस को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये और भी ज़्यादा खून खौलाने वाली बात थी, इस वजह से लोग गुस्सा भी थे और काला झंडा वगैरह भी दिखाया गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, इसी में लाला लाजपत राय का भी की भी मृत्यु हो गई थी, लाठीचार्ज हुआ था। 1919 के रिफॉर्म की स्टडी के लिए ये तो हमने देख लिया, और जो फॉर्मेशन ऑफ दिस कमीशन, इसके पीछे रीजन क्या थे, तो इंडियन डायरेक्टरी में बदलाव करना था और 1919 एक्ट का रिव्यू करना था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसके खिलाफ थे, तो ये भी स्टेटमेंट आता है कि इसमें इसका साथ किसने दिया था। हमें लगता है नहीं, मुस्लिम जो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही थी, मुस्लिम लीग नहीं। इन दोनों ने मिलकर साइमन कमीशन को बोला कि हम इस कमीशन का बायकॉट करते हैं। ठीक है, फिर साउथ इंडिया में भी जस्टिस पार्टी था, ये जस्टिस पार्टी, साउथ इंडिया के जस्टिस पार्टी ने साथ दिया था, मतलब कि ये इस एक्ट के साथ थी। तो जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया के उस वक्त ये इसका इन्होंने साथ दिया था। अंबेडकर ने एक प्रपोजल डाला था इस कमीशन के आगे। ठीक है, अंबेडकर क्योंकि उस वक्त अपना ही अलग डिमांड था, उनका उनका ये उनको ये जल्दी नहीं थी कि अंग्रेज भाग जाए और हमें आज़ादी मिल जाए। उनको ये सब चीज़ से आज़ादी नहीं चाहिए थी, उनको आज़ादी चाहिए थी कि जो जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर जो वंचित वर्ग हैं, या फिर जिनसे वो जिस वर्ग से वो आते थे, ठीक है, सो कॉल्ड तथाकथित जो हम लोग कहते हैं नीच जाति वगैरह, ये सब निम्न वर्ग, तो
इनको आज़ादी चाहिए थी इस मानसिकता से, जो अ, मतलब हिंदुओं में जो उनका कहना था कि जो पाखंड है और ये सब चीज़ों के कारण हमें भुगतना पड़ता है, तो हम अपने आप को हिंदू कैसे मान लें। तो उनको ये सब चीज़ों से मतलब था कि रिजर्वेशन दिया जाए, हमें भी हक मिलना चाहिए, ठीक है, हम हमारे साथ भी अ, इंसानों की तरह बिहेव होना चाहिए। तो उनका कंसर्न ये सब चीज़ था। तो अम्बेडकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी में पिछड़े वर्गों के एजुकेशन को लेकर रिपोर्ट सौंपी थी इस कमीशन को, ठीक है। तो उनको मतलब था कि ये जो पिछड़े पिछड़े वर्ग हैं, इन सबको आगे बढ़ना चाहिए, उनका ये कंसर्न था हमें। कमीशन ने डायरकी को खत्म करने को कहा था। दूसरी बात कि सैमन कमीशन का अगर इम्पैक्ट देखें तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया ऑब्वियसली इसके बाद ही, और प्रथम प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में, पहला प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुआ था। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में तीव्रता आई और डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस जो है पहली बार मांग अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो एक जयकर थे, ठीक है, जयकर और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। और रिपोर्ट की बात की जाए तो जो नेहरू रिपोर्ट जो था, नेहरू रिपोर्ट जो आया था मोतीलाल नेहरू का 1928 में, इसमें भी डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी पहली बार, ठीक। और पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें अगर, मतलब इसी से रिलेटेड है तो मैं बता दे रहा हूँ। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज पहले हम लोगों ने देखा 1906 में मांग की थी उन्होंने, लेकिन ठीक है। और ऑफिशियली जो 1921 में पूर्ण स्वराज नहीं, सॉरी, उनका तो ये था ना स्वराज, स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने, जब जो प्रेसिडेंट थे 1906 के, उन्होंने उठाया था। और 1921 का जो अहमदाबाद सेशन हुआ था, अहमदाबाद सेशन में मौलाना हसरत मोहानी, एक सेकंड, हाँ, जगह तो नहीं है, कहाँ लिखूँ, हाँ यहाँ पे, चलिए ठीक, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, इन्होंने 1921 में कांग्रेस सेशन जो हुआ था, इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी पहली बार, पूर्ण स्वराज। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूर्ण स्वराज की मांग कब अपनाई थी कांग्रेस सेशन में, तो यह पहली बार जब किसी युवा को प्रेसिडेंसी दिया गया। तो सबसे पहले युवा कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 का, ठीक है, ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था। तो ये जो लाहौर सेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ऑफिशियली, ठीक। लेकिन चर्चा किसने शुरू की थी पहले, मौलाना हजरत मोहानी ने, ठीक है, ये सब फैक्ट से याद रखिएगा। तो ये सब इम्पैक्ट हुआ, 1935 का एक्ट आया, 1937 में चुनाव हुआ, फिर मूवमेंट में तीव्रता आई और डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं 1928 रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा भी, ठीक है, कि डोमिनेंट स्टेटस की बात की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखते हैं, इसमें पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन तो पहले था ही, और डायरेक्ट इलेक्शन का पहली बार प्रावधान कब किया गया, 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में। और सबसे ज़्यादा प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। ये तो कुछ कुछ बातें प्रोविजंस यहाँ पे हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा प्रोविजंस इसमें है, ठीक है। दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनेगा, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होगा और 6 जजेस होंगे, ठीक। अभी कितना है वर्तमान में, 34, 33 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस हैं, ठीक। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविजन किया गया कि एक फेडरल कोर्ट बनेगा, जो कि स्थित होगा दिल्ली में, और इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 6 जजेस होंगे। फिर इंडियन काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, यही सुप्रीम कोर्ट बना, इंडियन काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाएगा। फिर क्या क्या अलग हो रहा है देखिए, सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाएगा, बिहार, उड़ीसा,
ये दोनों अलग करने का इनका प्रावधान किया गया। बर्मा को अलग किया जाएगा, एडेन को अलग किया जाएगा। फेडरल रेलवे अथॉरिटी का प्रावधान किया गया, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, याद रखिए बस रेलवे अथॉरिटी का प्रावधान इसमें किया गया था। डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की गई, इसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया। आरबीआई का प्रावधान किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, आरबीआई का प्रावधान 1935 एक्ट भी आया था आरबीआई का, ठीक है। फिर फेडरल रेलवे अथॉरिटी का किया गया इसमें प्रावधान। फिर ये बर्मा, बिहार, उड़ीसा ये सब तो अलग होगा ही। और इंडियन काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये भी। फिर फेडरल कोड वाला भी, और डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन किया गया। फिर ये हम लोग देखते हैं लिस्ट, फेडरल लिस्ट, जिसमें कि सेंटर में अब ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट बांट दिया गया, फिर प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। रिजर्व लिस्ट में क्या देखते हैं हम लोग, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रेस, पुलिस। प्रेस पुलिस इसी के अंदर, एक्सटर्नल स्टाफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट प्रेस ही करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, खिलाफ लिखना। इसलिए प्रेस को रेगुलेशन, प्रेस का रेगुलेशन सेंटर ने अपने पास रखा था। तो ये भी रिजर्व लिस्ट में था। पुलिस तो था ही, थी ही। एक्सटर्नल अफेयर्स भी होगा ही। ट्राइबल अफेयर्स भी अपने हाथ में रखा था, क्योंकि इनको अब ज़मीनें चाहिए थी, ठीक। इसके लिए सेंटर अपने पास रखना चाहती थी ट्राइबल अफेयर्स। चर्चेज वगैरह, ये सब चर्च के जो अफेयर्स वगैरह थे, मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो काम कर रही थी, इनसे रिलेटेड भी प्रोविजन जो था वो सेंटर के हाथ में ही था। और इसमें 3 काउंसलर और एक गवर्नर जनरल होंगे, रूल करेंगे। और यहाँ देखिए ट्रांसफर में भी गवर्नर जनरल का इंटरफेरेंस है, जिसमें कि 10 काउंसलर के साथ मिलकर गवर्नर जनरल के अंदर में सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, फॉरेस्ट, एजुकेशन। फॉरेस्ट ट्रांसफर्ड में आएगा, लेकिन ट्राइबल अफेयर्स कहाँ जाएगा, रिजर्व में जाएगा, ठीक है। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रावधान किया गया बिहार, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंस में, ठीक। उत्तराखंड और यूपी वगैरह जो जानते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब देख लिया हम लोगों ने, ये सारे प्रोविजंस हम लोगों ने देख लिए। प्रोविंशियल डायरकी यहाँ पे खत्म कर दिया गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविंशियल डायरकी खत्म कर दिया गया और सेंट्रल डायरकी लाया गया। और सेंट्रल डायरकी में हम लोग देखते हैं ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट, ठीक है। और स्टेट के अंदर, प्रोविंस के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया गया। तो प्रोविंशियल डायरकी कब आया था, वो आया था 1919 के रिफॉर्म में, और खत्म कब हो रहा है, 1935 के रिफॉर्म में। और प्रोविंशियल डायरकी यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्रोविंशियल डायरकी खत्म हुआ, सॉरी, और सेंट्रल डायरकी आ गया। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उस वक्त विंस्टन चर्चिल जो है, चर्चिल उस वक्त के पीएम थे, उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की मदद चाहिए थी। अतः जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इसकी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन भेजा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसमें महात्मा गांधी आ चुके थे, जिस वजह से कांग्रेस बहुत बड़ी संस्थान हो गई थी। तो इंडियंस के हितों के बारे में कांग्रेस काम कर रही थी, जाहिर सी बात है। तो कुछ भी बातचीत करना होता था, तो ये जो हम लोग देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुआ था, वो क्यों विफल रहा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो, क्योंकि उसमें दूसरे में तो गांधी जी गए थे, वो भी विफल ही रहा। लेकिन कांग्रेस जब तक नहीं आ रही थी तब तक पीएम परेशान था, ठीक है, जो मैक्सिस था उस वक्त। वो कहता था कि कांग्रेस जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग बात ही नहीं कर सकते, इसलिए इरविन पैक्ट वगैरह भी हुआ था गांधी और इरविन के वक्त, उस वक्त। तो कांग्रेस इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूंकि भारत की मदद चाहिए थी, तो इसलिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया। उसे गांधी भी कहते थे कि जो हमें हेल्प करना चाहिए। खैर अभी क्योंकि ब्रिटेन वॉर वॉर में अभी लिप्त है, तो हम लोग वैसे भी बात नहीं कर सकते, तो हमें हेल्प करना चाहिए डायरेक्टली डायरेक्टली। और यूएसए, यूएसएसआर, चाइना जो एलाइड पावर थे ब्रिटेन के साथ, वो भी इस पे यूके पे प्रेशर डाल रहे थे ब्रिटेन पे कि इंडिया की हेल्प लो। और पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी। अब घुटने पे आ चुकी थी क्रिप्स में से, मतलब ब्रिटिश, कि ठीक है आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन खैर गांधी जी ने उसको कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, हम लोगों ने 28 में बात की थी, आप 42 में आके डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। और इस वक्त तक कांग्रेस भी डिसाइड कर चुकी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं 1929 में ही पूर्ण स्वराज का प्रोविजन डाला गया था ऑल इंडिया
इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी जो थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसके थ्रू और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो और ये कहा गया था उस वक्त ही कि इंडियन संविधान बना सकते थे, मान लिया गया उनके तरफ से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कहा कि हम नहीं मानते हैं, मतलब कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और क्रिप्स मिशन के जो मेंबर्स थे, पूछ दिया थे कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक, एबी अलेक्जेंडर और पीवीसी। ठीक है, ये इसके मेंबर्स थे। और अध्यक्ष कौन था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक और पीवीसी। सॉरी। फिर नेक्स्ट देखते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान। 1945 25 जून 1945 को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें कांग्रेस और ये सब मुस्लिम लीग वगैरह भी गए थे। तो गांधी और जिन्ना सहित 21 पार्टियों को बुलाया गया था, जो समर कैपिटल शिमला था वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जून का ये महीना था, तो वहीं पे हेडक्वार्टर हुआ करता था गवर्नमेंट का। और जिन्ना का क्या बोलना था कि मुस्लिम लीग का ही मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होगा, मुस्लिम लीग का ही, मतलब मुस्लिम लीग के मेंबर्स या मुस्लिम जिसको तय करेगी उस वही काउंसिल के अंदर जा सकते हैं। मुस्लिम लीग मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, जिसको कि हम लोग तय करेंगे। वैसे तो ये कॉन्फ्रेंस फेल रहा, मुस्लिम लीग की तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया। और लंदन में लेबर पार्टी आ गई यहाँ पे बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। ठीक है, लंदन में इधर लेबर पार्टी आ गई। और उस वक्त के जो पीएम थे उन्होंने कहा, एटली ने, उन्होंने कहा कि अब जल्दी से, कोई लेबर पार्टी इस पक्ष में थी कि इंडियन जो है, इंडिया जो है एक सिरदर्द बन चुका था इनके लिए, कांग्रेस ब्रिटेन के लिए। इनका कहना था कि हम लोग वॉर लड़े, या फिर तभी 45 में तो वॉर खत्म हो चुकी थी, 1939 से 45 में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था। लेकिन वो जो वॉर हुआ था उसका बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा यूके को। ठीक है, और इनको छोड़ना पड़ा इंडिया को। और इसी क्रम में इन्होंने कहा कि इंडिया को रिलीज करो, रिहा करो, जो मांग रही है वो दो, बंटवारा वटवारा जो भी करना है करो। इसके लिए माउंटबेटन को भी भेजा गया था, उससे पहले कैबिनेट मिशन भी आया था यहाँ पे कि जो करना है करो और इंडिया को आज़ाद करो, आज़ादी दो। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि लंदन में लेबर पार्टी आ गई और इसी वजह से जल्दी आज़ादी देने के चक्कर में यहाँ कैबिनेट मिशन भेजा गया था 1946 में। कैबिनेट मिशन के बारे में देखें तो ये 3 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करी थी, वही फेडरल, इंडिविजुअल प्रोविंसेस और ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। मतलब कि कौन इंडिया के साथ जाना चाहता है, कौन अलग रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, यूनियन ऑफ इंडिया में आना चाहता है। तो इसको लेके 3 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस बिना पार्टीशन के। ठीक है, कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, पार्टीशन की बात यहाँ पे भी नहीं हो रही थी कैबिनेट मिशन में। लेकिन जिन्ना तो था ही उस वक्त अड़ा हुआ इस बात पे कि नहीं, अब हमें पार्टीशन ही करना है। इसके लिए डायरेक्ट एक्शन प्लान भी इसने घोषित कर दिया था कि अगर सरकार तैयार नहीं होती है तो डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा मैं कर दूंगा, और इसका मतलब ये होगा कि हम लोग खुद पार्टीशन कर लेंगे। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि 46 से लेकर 47 में भी ये जारी रहा कि जगह जगह दंगा हुए, लाखों की संख्या में, करीब 10 लाख से ऊपर लोग मारे। और ये 1947 का आंकड़ा है। इससे पहले भी एक साल पहले जो 46 वगैरह में डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत जो दंगा हुआ था जगह जगह पे, उसमें भी लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा, कैबिनेट मिशन जब आया तो इन कैबिनेट मिशन के थ्रू कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर सकते हैं, इंडियंस अपना। ठीक है, और 46 दिसंबर में गठन भी हुआ था 6 दिसंबर को। और वो तो खैर बाद की बात है। लेकिन डोमिनेंट स्टेटस के बिना इन्होंने बोला कि पार्टीशन के बिना डोमिनेंट स्टेटस हम लोग देंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बना सकते हैं। प्रोविंसेस को 3 स्टेजेस या ग्रुप्स में बांटने का प्रावधान किया गया, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी के आधार पर ये बांटा जाएगा। अभी भी डिवाइड एंड रूल चल रहा था इनके दिमाग में। 2 प्रोविंशियल ग्रुप्स होंगे मुस्लिम्स के लिए, 1 प्रोविंशियल ग्रुप होगा हिंदुओं के लिए। जिन्ना मीटिंग में नहीं गया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का फैसला किया। तो डायरेक्ट एक्शन डे किसके नाम है, ये जिन्ना के नाम है। 16 अगस्त 1946 को इसने घोषणा की थी। ठीक है, और उस वक्त देखते हैं मुस्लिम लीग, आईएनसी भी इसको मना कर दिया, क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस अब हमें चाहिए ही नहीं था।
तो जैसे डोमिनेट स्टेटस की बात होती थी, मतलब कि इनका कहना था कि आज़ादी ऐसे दो कि अभी भी देखते हैं हम लोग कि कुछ फ्रेंच प्रोविंसेस है, ब्रिटिश प्रोविंसेस है, पैसिफिक ओशंस वगैरह में देखते हैं, इंडियन ओशंस में अभी भी कुछ टेरिटरीज हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वगैरह हैं तो वो अपने नाम से कॉमनवेल्थ हटाने के चक्कर में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को भी छोड़ रहे हैं। कॉमनवेल्थ का मतलब हुआ कि वैसे कंट्री जो पहले कभी उपनिवेश रह चुके हैं ब्रिटेन के, तो उसको कॉमनवेल्थ कहते हैं हम लोग। अभी 53 मेंबर्स है उसमें। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ही जैसे क्वीन का नाम उन्होंने बंद किया, ठीक है, अपने जो ऑफिसर्स वगैरह काम होते थे उसमें से हटाया अब जाके। तो आप समझ, अभी तक भी कुछ कुछ टेरिटरीज हैं जो इन औपनिवेशिक ताकत जो हुआ करती थी उस वक्त, उसके अंडर अभी भी है। तो अभी तक उनको नहीं छोड़ा, तो अभी भी डोमिनेट स्टेटस है। तो इंडिया को भी ऐसे ही ये लोग ट्रीट करना चाहते थे कि जहां तक हो सके आज़ादी दो, लेकिन आज़ादी ऐसे दो कि कुछ जो क्रिटिकल जो डिसीजंस है वो हमारे अंदर ही थे, जैसे फॉरेन अफेयर्स को लेके, मिलिट्री को लेके, फाइनेंस को लेके, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। ठीक है, तो अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग डोमिनियन स्टेटस 1929 में ही छोड़ चुके थे। तो इधर जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मन बना लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। खैर उससे पहले हम लोग देखते हैं 1945 जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद एक वेबल प्लान भी था। वेबल प्लान में क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी मेंबर्स इंडियन हो सकते हैं। वेबल प्लान जो आया था, और काउंसिल में सभी कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एस सी एस टी सब होंगे काउंसिल के अंदर। 14 में से 6 मुस्लिम मेंबर्स का प्रावधान किया गया था। फॉरेन अफेयर्स इंडियंस को सौंपा जाएगा, ये भी बात की गई थी। डिफेंस ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, अभी देख रहे हैं डिफेंस जो है ब्रिटिशर्स अपने पास रखना चाह रही थी। शिमला कॉन्फ्रेंस में काउंसिल मेंबर्स के लिए सभी पार्टीज के लिए से नाम लिए जाएंगे। ठीक है, और मामला ठीक रहा तो प्रोविंसेस में भी इसको लागू किया जाएगा, आगे अगर मामला ठीक रहा तो। कहने का मतलब काउंसिल मेंबर्स के लिए सभी पार्टी से नाम लिए जाएंगे, और अगर ये सब ठीक ठाक चला तो प्रोविंस में भी इसको लागू किया जाएगा। वेबल प्लान में ये रहा। ठीक है, तो वेबल प्लान के बारे में बस थोड़ा बहुत ही माना जाता है, मतलब पूछा जाता है कि कब आया था, 1945, इतना याद रखिए। इसके प्रोविजंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर पूछा जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जितने भी काउंसिल में जो है सबके लिए इसमें प्रोविजन किया गया था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबके लिए प्रोविजन किया गया था, और कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने मेंबर्स है सब इंडियंस हो सकते हैं। मतलब कि थोड़ा पॉजिटिव है इसमें बात की गई है, इसमें डोमिनेट स्टेटस की बात नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर 6 दिसंबर, ऊपर भी मैंने बताया, 6 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए 1947 में एक्ट आया था, और उसके बाद भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। और वो हिस्टोरिक स्पीच एट द मिडनाइट स्टॉप वाला बहुत फेमस रहा। 12 बजे हमें आज़ादी मिली थी, और एक तरफ लोग दंगे में मारे जा रहे थे। तो इसको ठीक से याद रखने के लिए आप इसको प्लीज़ रिवाइज कीजिए बार बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है जो कि कुछ पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है कि ये पहली बार दायर किया है, पहली बार डुअल गवर्नमेंट आया है। ये सारी चीज़ें कभी प्रोविंस में दायर किया रहा है, और सेंटर में ख़त्म हो रहा है। ये स्टेट लिस्ट और फेडरल लिस्ट, मतलब प्रोविंशियल लिस्ट और फेडरल लिस्ट, ये सब कब आया, कौन सा रिजर्व था, कौन सा ट्रांसफर में सब्जेक्ट था, ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए आप बार बार इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।